हेलो फ्रेंड्स, हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ ऑडिट। और आज की इस क्लास में जो जो ऑडिट्स रह गए थे हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट से। It is an examination of financial and operational performance of an entity। यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं एज एन ऑडिटर। आपको इसमें आइडेंटिफाई करके देना होता है अपने क्लाइंट को कि उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या क्या वीकनेसेस है जिनको उन्हें हटाना चाहिए बेटरली परफॉर्म करने के लिए, एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे ऑडिटर एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट जो उन्होंने स्टैंडर्ड्स पहले से सेट किए हैं। लेट्स सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट लेके चला है कि इस साल मुझे इतना टर्नओवर अटेन करना है, अचीव करना है, और अगर उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है तो वो क्यों कम है, ये एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट के थ्रू आप जान सकते हैं। और आपका ऑडिटर आपको ये भी बताएगा कि क्या कमी पेशी थी जिसकी वजह से ये आपकी डेविएशन आई है, जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड के साथ मीट नहीं हो पाया है। और इसका स्कोप क्या है, इकोनॉमी ऑडिट, ये आपको एंटिटी, एक तो एंटिटी जो भी रिसोर्सेज बाय करती है फाइनेंशियल, ह्यूमन और फिजिकल, क्या वो सही क्वांटिटी में, सही क्वालिटी पे और कम प्राइस पे, मिनिमम कॉस्ट पे बाय किया है, ये इवैल्यूएट करता है ऑडिटर। और एफिशिएंसी चेक करता है कि जो भी स्कीम्स एंड पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है क्या उसको ढंग से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो बेसिकली ऑडिटर का काम इस ऑडिट में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को इवैल्यूएट करना कि जो भी रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं, जिससे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, क्या वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट अटेन करने में हेल्पफुल है भी या नहीं। इफेक्टिवनेस चेक की जाती है, यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक की जाती है, जो भी प्रोजेक्ट्स या टारगेट सेट किए ऑर्गेनाइजेशन ने, क्या उनको अचीव करने के लिए जो भी मेथड्स यूज किए जा रहे हैं क्या वो एफिशिएंटली उन मेथड्स का यूज कर भी रहे हैं ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए या नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे चेक करना होता है एज एन ऑडिटर। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोप्राइटी ऑडिट। इसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रुथफुलनेस और फेयरनेस के लिए काम करना है। आपको ये चेक करना है कि क्लाइंट्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कहते हैं। आपको ये भी चेक करना है कि क्या बिजनेस प्रैक्टिसेस जो भी आपका क्लाइंट फॉलो कर रहा है कहीं वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है। प्रोप्राइटी ऑडिट बेसिकली गवर्नमेंट एंटिटीज का भी होता है, क्योंकि आपको इसमें ये चेक करना होता है कि क्या जो भी गवर्नमेंट एंटिटीज हैं या जिनका भी, जिन ऑर्गेनाइजेशंस या एंटिटीज का प्रोप्राइटी ऑडिट हो रहा है, क्या वो प्रॉपर कंडक्ट फॉलो कर भी रहे हैं, कोई ऐसा एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो। तो बेसिकली प्रोप्राइटी ऑडिट इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, यानी कि जब गवर्नमेंट ऑडिट होती है तो प्रोप्राइटी ऑडिट भी किया जाता है। और सीएजी प्रोप्राइटी ऑडिट की रिपोर्ट्स को चेक करता है। जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करते टाइम आपको ये चेक करना होता है कि वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने उसको कितना लिमिट ऑथराइज किया है। तो सीएजी प्रोप्राइटी ऑडिट से ये भी चेक करता है कि कहीं कोई ऐसा खर्चा तो नहीं हुआ जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो। तो सेक्शन 143 ऑडिटर को ये भी बताता है कि आपको ये चेक करना है कि कहीं कंपनी के डायरेक्टर्स ने फंड्स के मिस अप्रोप्रिएशन में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो बेसिकली प्रोप्राइटी ऑडिट में हमने ये समझा कि कहीं प्रोप्राइटी ऑडिट का मतलब बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके गवर्नमेंट ऑडिट का भी। और इसमें आपको ये चेक करना है कि जो भी खर्चा किया जा रहा है कहीं वो पर्सनल इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस तो नहीं है, यानी कि जो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसमें किसी का पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और क्या जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो फंड्स को यूज तो नहीं कर रहे, दैट वी गेट टू नो थ्रू प्रोप्राइटी ऑडिट। तो सीएजी जो है, जो कि गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए भी ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडिया का सबसे बड़ा ऑडिटर, वो भी प्रोप्राइटी ऑडिट गवर्नमेंट एंटिटीज की चेक करता है जब वो गवर्नमेंट ऑडिट की रिपोर्ट वेरीफाई या चेक करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट जैसे कि नाम ही बता रहा है, आपको एंटिटी जिसका भी आप ऑडिट कर रहे हो उनके ऑपरेशंस के बारे में जानना है कि क्या कंट्रोल स्ट्रक्चर है वहाँ का, क्या जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं
और जो कंपनी, जिस भी कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, उनके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, क्या वो जनरल पॉलिसीज, जो ऑर्गेनाइजेशन की जनरल पॉलिसीज है, उनको फॉलो कर रहे हैं। और जो भी डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स या अपनी ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस करके दे रहा है, कहीं वो स्टैंडर्ड्स या फिर वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ने स्टैंडर्ड सेट्स या प्रोसीजर्स बताए हैं, उसके हिसाब से ही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं या नहीं। और आपको इसमें ये भी चेक करना है कि क्या एफिशिएंसी और इकोनॉमी मेंटेन्ड है या नहीं, एक्सेस में रिसोर्सेज का वेस्ट तो नहीं हो रहा, एक्सपेंसिव या कॉस्टली चीज़ें तो नहीं है, मिनिमम कॉस्ट को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। और जो भी प्लान्स बनाए जाते हैं, जो भी प्लान्स ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, क्या डिपार्टमेंट्स उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। ऑपरेशनल ऑडिट बेसिकली इंटरनल ऑडिटिंग की एक ब्रांच है। इंटरनल ऑडिट अकाउंटिंग ऑपरेशंस पे फोकस करती है, जबकि ऑपरेशनल ऑडिट वर्किंग वो सारे डिपार्टमेंट्स और सारे ऑपरेशंस को चेक करती है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, सारे डिपार्टमेंट्स को उस पर वर्क करती है। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैनेजमेंट हर एक चीज़ को नहीं चेक कर सकती, या फिर जहाँ पे बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑपरेशनल ऑडिट करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को चेक करना और क्या वो इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं और एक्चुअल में क्या वो परफॉर्म कर रहे हैं, इस गैप को फिल करने के लिए या इस गैप के बारे में समझने के लिए आपको ऑपरेशनल ऑडिट करवाना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट ऑडिट आ गया हमारे सामने, कंटिन्यूस ऑडिट। जब हम कंटिन्यूस ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस ऑडिट का मतलब है जो कि पूरे साल ही ऑडिट होता रहता है, यानी कि आप लगातार कंट्रोल्स को चेक कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए रिस्क को इवैल्यूएट कर रहे हैं, और ये फ्रीक्वेंट बेसिस पे होता है। इसमें आपको 100% ट्रांजेक्शन को चेक करना होता है। जैसे कि हमें पता है ऑडिट में जब अगर वो ईयर एंड पे हो रहा होता है तो हम सिर्फ सिलेक्टिव ट्रांजेक्शन्स को ही चेक कर पाते हैं, जबकि कंटिन्यूस ऑडिट क्योंकि ये 12 महीने हो रहा है, तो आप हर एक ट्रांजेक्शन को, यानी कि 100% ट्रांजेक्शन चेकिंग होती है। आप इन डेप्थ चेकिंग करते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, और पूरे साल ये चलता है। और जो इससे जो ऑडिटर्स को ईयर एंड पे वर्कलोड होता है वो बिल्कुल भी नहीं बियर करना पड़ता, क्योंकि ये ऑडिट पूरे साल चलता है। तो साथ के साथ ही आपको पता चलता रहता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, और अगर कोई एरर्स इरेगुलरिटी डिटेक्ट होती है तो वो टाइमली ठीक भी हो जाती है। और कंटिन्यूस ऑडिट सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होता है जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं होता और ट्रांजैक्शंस बहुत सारी होती हैं, और इंटरनल कंट्रोल्स इनएडिक्वेट होने के चक्कर में आप पूरी चेकिंग नहीं कर पाते, तो आप इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है, पता कैसे लगेगा। तो वहाँ पे कंटिन्यूस ऑडिट करवाना बेनिफिशियल रहता है। और मैनेजमेंट जहाँ पे ये जानना चाहता है रेगुलर बेसिस पे कि हमारे रिसोर्सेज क्या ढंग से यूज़ हो रहे हैं और बेटर मैनेज कैसे किया जा सकता है, वहाँ पे कंटिन्यूस ऑडिट की नीड होती है। एडवांटेज क्या है कंटिन्यूस ऑडिट की, आपको टाइम से पहले एरर्स और फ्रॉड्स का पता चल जाता है। आप टाइमली एरर्स एंड फ्रॉड्स जो आपको मिले उन्हें टाइमली आप ठीक कर सकते हैं। कंटिन्यूस गाइडेंस टू क्लाइंट, आपको गाइडेंस मिलती रहती है, कंटिन्यूस गाइडेंस मिलती रहती है क्लाइंट को कि उसे क्या करना चाहिए। और जो एम्प्लॉयज़ है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको पता है उनका काम टाइमली बैक टू बैक चेक हो रहा है, साइमल्टेनियसली चेक हो रहा है, तो वो बहुत अलर्ट और एक्टिव होकर अपना काम करते हैं। इसमें डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि पूरे साल आपको ऑडिटर से काम करवाना है तो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। वर्क ऑफ ऑडिट इतना मैकेनिकल और रेपिटेटिव हो जाता है कि थोड़ा सा ऑडिटर डिसइंटरेस्टेड होकर भी काम कर लेता है कई बार। और क्लाइंट एंटिटी को बहुत क्लैश होता है, क्योंकि स्टाफ अपना काम कर रहा होता है और उसको रेगुलर इंटरफेरेंस मिलती है ऑडिटर की, क्योंकि ऑडिट पूरे साल चल रहा होता है। नेक्स्ट है आपका फाइनल ऑडिट। जब मैं फाइनल ऑडिट की बात करती हूँ तो ये वो ऑडिट है जो अकाउंटिंग ईयर के एंड में किया जाता है, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाती हैं। यहाँ पे आप अपनी रेगुलर क्लाइंट का जो भी रेगुलर स्टाफ जो भी अकाउंटिंग देख रहा है, जो भी ऑपरेशनल वर्क है, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होती, क्योंकि जब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाती है
31 मार्च आ जाता है, उसके बाद ही ये ऑडिट होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने के बाद। तो यहाँ पे ऑडिटर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड्स को यूज करता है, यानी कि सिलेक्टिव बेसिस पे ही टेस्टिंग करता है, 100% नहीं करता जैसे कि कंटिन्यूस ऑडिट में होता है। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या रह जाती है कि सारे फ्रॉड्स और एरर्स नहीं पता चलते, क्योंकि आप सिलेक्टिव बेसिस पे सैंपल्स लेके चेकिंग कर रहे होते हो, और बहुत डिफिकल्ट होता है अगर कोई गलती निकल आए तो उसको फिक्स करना कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या किसकी गलती की वजह से ये हुआ है। और ऑडिटर सैंपल टेस्टिंग लेता है तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी डिले हो जाता है। तो बेसिकली यू कैन से हर ऑडिट के प्लस हैं और माइनस भी हैं। नेक्स्ट है आपका इंटेरिम ऑडिट। इंटेरिम ऑडिट का मतलब क्या होता है, जो 2 एनुअल ऑडिट्स के बीच में ऑडिट किया जाता है, या आप ये कह लो कि क्वार्टरली और हाफ ईयरली अगर कोई ऑडिट करवा दिया जाए मिड ऑफ द ईयर में, जहाँ पे आपको जैसे कि विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिक्लेयरिंग इंटेरिम डिविडेंड और वैल्यूएशन, आपको इंटेरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है और आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टेटस जानना है, तो इंटेरिम ऑडिट हो जाता है। यानी कि एक तो आपको पता है, एक तो एनुअल डिविडेंड होता है जो साल के आखिर में शेयर होल्डर्स के लिए डिक्लेयर होता है, प्रपोज होता है, डिक्लेयर होता है। तो एक इंटेरिम डिविडेंड अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन दे रही है तो उस टाइम के लिए भी आपको कई बार इंटेरिम ऑडिट करवाना पड़ जाता है। तो ये ऑडिट का फायदा ये है कि जो साल के एंड में आपको एरर्स और फ्रॉड मिलने हैं वो आपको मिड में मिल जाएंगे, तो आप उसको ठीक कर सकते हो टाइमली। इट इज यूजफुल फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फाइनल ऑडिट्स। अगला आता है आपका बैलेंस शीट ऑडिट। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, बैलेंस शीट ऑडिट में आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है हर वो आइटम्स जो बैलेंस शीट और पीएनएल में दी होती है। और आपको पता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट प्रिपेयर करती है, तो हमें हर एक आइटम्स को क्रिटिकली रिव्यू और एग्जामिन करना होता है। ऑडिटर को रिलाई करना पड़ता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल है, इंटरनल चेक्स है, आपको रिपोर्ट्स, इंटरनल ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स की भी मदद लेनी होती है जब आप बैलेंस शीट ऑडिट कर रहे होते हो। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ रूटीन चेकिंग एंड कॉन्सेंट्रेट। अगर बैलेंस शीट ऑडिट हो रखा है तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का भी काम थोड़ा कम हो जाता है। वो बैलेंस शीट ऑडिट की यूज से, मतलब जो भी बैलेंस शीट ऑडिट बनी हुई है उसकी मदद से वो अपनी रिपोर्ट पे कंक्लूजन या फिर अपना ओपिनियन दे पाता है। तो आप ये कह सकते हो इस तरह से स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए भी एक हेल्प हो जाती है, वो और इम्पोर्टेंट मैटर्स पे फोकस कर लेता है जो कि बैलेंस शीट ऑडिट में जैसे कवर नहीं होती। अगला है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। आईटी, आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपका सॉफ्टवेयर, उसका ऑडिट। अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करती है तो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन ही है कि आपके एसेट सेफगार्ड रहे, सेफ रहे, आपके डेटा मैन्युपुलेट ना हो, सिस्टम अच्छे से काम करे इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, ठीक है, इन अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करवाने के पीछे वजह क्या है, कंप्यूटर एरर भी होती है, और अगर कंप्यूटर एरर हो गई तो कई बार हाई कॉस्ट या फिर एक बड़े किसी भी तरह का एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आपको इंडिविजुअल पर्सन की प्रिवेसी मेंटेन करनी है। कंप्यूटर हार्डवेयर, हाई वैल्यू ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आप इतना पैसा कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स में लगा रहे हो, उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, आपका पूरा अकाउंटिंग, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना डिस्टर्ब हो जाए, तो इसका ऑडिट करवाना भी ज़रूरी है। पॉसिबिलिटी आपके रिसोर्सेज का मिसयूज ना हो सके और आप गलत डेटा पे कोई गलत डिसीजन ना ले, उसके लिए भी, और कहीं आपका कोई डेटा लूज ना हो जाए जो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में है। तो जैसे कि आपको ये भी चेक करना है कि एंटीवायरस और बाकी मेजर्स और फायरवॉल्स जो भी हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, तो आप उसके लिए हम करवाते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली आपको रीजंस लिखवाए हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करवाने के पीछे मकसद क्या है, कि क्या आपका डेटा सिक्योर्ड है या नहीं, आपके रिसोर्सेज मिसयूज तो नहीं हो रहे। और क्योंकि हमें पता है कि अगर आईटी की इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो जिस भी सिस्टम में मेंटेन हो रहे हैं सॉफ्टवेयर्स, या जो भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो आप उसके लिए भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो आई विश आपको यहाँ तक सब समझ आ गया हो।
आई विश आपको यहाँ तक सब क्लियर हो, यहाँ तक आपको कोई डाउट ना हो, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हो। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।